हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आया है यह प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार पुलिस दरोगा के लिए नया मॉडल प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिसमें कि टोटल 40 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट पूरा कवर कर चुके हैं और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट 3। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का पहला क्वेश्चन। तो इस क्रम में देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब? तो यह हुई थी नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, कह रहा है इसमें कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कालीबंगा में। क्या हो जाएगा? कालीबंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से हड़प्पा के साथ साथ हड़प्पापुर सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कह रहा है इसमें कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किस वेद में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? तो वह हुआ था ऋग्वेद में। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, कह रहा है इसमें कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? कौन सा विभेदक लक्षण है? सही हो जाएगा इसका वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में जो है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा वनवासी। क्या हो जाएगा? वनवासी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है द्वैतवाद मध्वाचार्य, यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है इसमें कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो यह करवाई गई थी पाल वंश के शासक के द्वारा। ठीक है, पाल वंश के शासक के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है इसमें कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो उस वंश का नाम हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था, याद रखिएगा, सेनों द्वारा। किसके द्वारा? सेनों के द्वारा जो है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है इसमें कि आगरा नगर का संस्थापक कौन था? आगरा नगर का संस्थापक कौन था? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था और यह किया गया था 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। और उसके बाद 1506 ईस्वी में जो है इन्हें जो है अपना राजधानी इनके द्वारा बनाया गया था आगरा को। 1506 ईस्वी में 1506 ईस्वी में जो है आगरा को इनके द्वारा जो है राजधानी बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है कि
तोता, यहाँ पे तोता ए हिंद हो जाएगा। तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? तोता ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटियाला, पटियाली में। क्या हो जाएगा? पटियाली जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 14 नंबर देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है इसमें मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। सही आंसर हो जाएगा इसका जहांगीर। जहांगीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सही आंसर हो जाएगा सलहार का जो युद्ध हुआ था उसी में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। और यह युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1659 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा 1659 ईस्वी। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए कह रहा है इसमें कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो सही हो जाएगा यहाँ पे प्लासी के युद्ध में। प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून, याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी, 1757 ईस्वी में, इसी में जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अब यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम मोहन राय। ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है यह किया गया था। और इनके द्वारा जो है 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा कब? 1916 ईस्वी में जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU की स्थापना करी गई थी। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय दिया जाता है किसको? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। क्या हो जाएगा? आनंद मठ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आनंद मठ पुस्तक की जो रचना है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की थी। और इसी पुस्तक में जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 22 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है किस राज्य में? तो यह पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार जो है तट से कितना है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, तट से 12 समुद्री मील तक। तट से 12 समुद्री मील तक जो है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है इसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया जो है इसका कारण है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 25 नंबर में कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जोगा प्रपात कृष्णा नदी पे जो दिया हुआ है, जोगा प्रपात कृष्णा नदी, यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। देखिए 26 में कह रहा है कि नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती है कहाँ पे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। कहाँ पाई जाती है? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क जो है इसमें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 27 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन किस्म है? अत्यधिक संकटापन किस्म है तो वो हो जाएगा यहाँ पे
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है क्या हो जाएगा, अत्यधिक संकटापन्न किस्म का जो है पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है इसमें कि चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है कहाँ पे। चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है कहाँ पे, तो यह अवस्थित है, याद रखिएगा, केरल में। कहाँ अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, थोरियम की। किसकी, थोरियम की। भारत जो है थोरियम में आत्मनिर्भर है, और थोरियम जो है वह मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। थोरियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो मोनाजाइट से। किससे, मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 30 नंबर देखिए कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से। लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्योंझर से। कहाँ से होता है, क्योंझर से होता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कह रहा है इसमें, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, एक तरफ जो है दिया हुआ यहाँ पे देखिए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1, दूसरे तरफ दिया हुआ यहाँ पे सूची 2। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब ए का क्या हो जाएगा, 2, ऑस्ट्रेलिया में जो है क्या हो जाएगा, विली विली। उसके बाद बी में 3 हो जाएगा, यानी कि चीन जो है, चाहे चीन में क्या होता है, टाइफून। उसके बाद सी में 4 हो जाएगा, यानी कि भारत में जो है क्या होता है, चक्रवात। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इसको हरिकेन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है यहाँ पे कह रहा है इसमें, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 33 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि हारमुज जल संधि पाई जाती है कहाँ पे। हारमुज जल संधि पाई जाती है कहाँ पे, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में जो है हारमुज जल संधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ब्राज़ील धारा। यह जो है एक ठंडी धारा जो है यह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि वायुमंडल की 4 परतें हैं। वायुमंडल की 4 परतें हैं, ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम क्या होगा। ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्या हो जाएगा 4, उसके बाद बी का 3, सी का 2 और डी का जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ए चौथे नंबर पे, बी तीसरे, सी दूसरे और डी जो है फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। वायुमंडल की 4 परतें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 36 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 36 है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पे। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पे, तो यह अवस्थित है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत अवस्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। चीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 38 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 38 नंबर में कह रहा है, एक तरफ जो है देखिए यहाँ पे दिया पहले कथन, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। कारण दिया हुआ है कि उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जो है जनजाति और दूसरे तरफ देश दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा का मतलब हुआ बुशमैन जो है कहाँ पाया जाता है, नामीबिया में। बी का 3 हो गया, यानी कि
यहाँ पे बद्दू जो लिखा हुआ ये कहाँ पे पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सऊदी अरब में। पिग्मी जो है सी का वन हो जाएगा, पिग्मी जो है कहाँ, कांगो में। और उसके बाद मसाई जो है यह कहाँ, केनिया में पाया जाता है। ठीक है, मसाई जो है ये कहाँ पाया जाता है, केनिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 40 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए चीन जो संघाई दिया हुआ है, चीन जो संघाई दिया हुआ है यह यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ देश और दूसरे तरफ जो उसकी राजधानी दिया हुआ है, और चीन की जो राजधानी है वह यह संघाई नहीं बल्कि बीजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग, याद रखिए चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 41 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में कोई स्थलरुद्ध राज्य नहीं है, स्थलरुद्ध राज्य नहीं है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें जो है स्थलरुद्ध राज्य नहीं है कोई भी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है, पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो देखिए इस्तांबुल जो है, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43। देखिए 43 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि कथन जो है मिस्र नील नदी का उपहार है और कारण है कि वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, एक नखलिस्तान है। कह रहा है इसमें कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं है। उसके बाद चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 जो यहाँ पे दिया हुआ है, 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य इनमें से कौन सा है। तो वह राज्य हो जाएगा केरल। केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केरल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इनमें से कौन से देश की। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान की। किसकी है, जापान की है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर। कह रहा है इसमें कि पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है, तो इनमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है वह है चौथा। कौन सा है, चौथा है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 47 नंबर। कह रहा है इसमें कि एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी कब। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 1982 ईस्वी में। एक्जिम बैंक अर्थात भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना जो है 1 जनवरी 1982 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 1982 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्जिम बैंक का जो उद्देश्य है वह निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 48 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 48 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत में इरडा नियमित करता है। भारत में इरडा नियमित करता है, सही हो जाएगा बीमा व्यवसाय। भारत में इरडा नियमित करता है बीमा व्यवसाय को। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर। देखिए 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 49 देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कथन में है कि भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं। भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं। और रीजन यानी कि कारण जो दिया हुआ है कि अधिकांश क्षय रोगी 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 दिया हुआ है, कह रहा है इसमें, कह रहा है कि ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींच कर निकालती है क्या। देखिए इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को जो है ड्रैगन फ्लाई मशीन क्या करता है, खींच कर निकालता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 51 नंबर में दिया हुआ है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा इसका मान। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर।
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है कितना? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? सही हो जाएगा लगभग 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? लगभग 8 मिनट। ठीक है, उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर कह रहा है इसमें कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? सही आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कैसा दिखता है? काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है और इसका रीज़न है कि वायुमंडल वहाँ पे क्या होता है? अनुपस्थित होता है, जिससे कि प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ पे नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 54 और इसमें कह रहा है कि निम्न वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है? तो देखिए वह परत हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है आयन मंडल, आयनोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 55 नंबर में। देखिए 55 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 55 जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो ये जो कथन है वह किसका है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केसी वियर का। केसी वियर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 56 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखिएगा टोटल कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने हेतु? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 57 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है वह भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 58 नंबर कह रहा है यहाँ इसमें कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी याद रखिएगा। और संविधान का आकार जो है उसकी विषय सूची तथा भाषा पर 1935 के अधिनियम का गहरा प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 59 नंबर। देखिए 59 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? सही भाव व्यक्त करता है तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर कह रहा है। 61 में यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। यह कथन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 62 और इसमें देखिए 62 में कह रहा है यहाँ पे 62 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और देखिए क्या रहा है सूची 1 कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा इसको ये कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया, आप लोग इसको थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर। देखिए 63 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
63 नंबर कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर यहाँ पे चुनने के लिए कह रहा है। तो देखिए 63 जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 हो जाएगा। और कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक कि, तो देखिए इसका जो 64 का आंसर हो जाएगा, 64 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 में है कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, और 4 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल हो। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 65 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSAO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चालू मासिक स्तर। क्या कहलाता है? चालू मासिक स्तर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे एक्सरे। एक्सरे में क्या होता है? सर्वाधिक ऊर्जा होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर की दृश्य प्रकाश का दर्घमान प्रसार होता है कितना। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 390 से 780 nm के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 68 नंबर। देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, क्या रीज़न है कि खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है क्या होता है? सबसे कम होता है, इसलिए जो है खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 69 में कि किसी वस्तु के छोटे होलोग्राम से भी उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी मिल सकती है। इस कथन पर विचार कर निम्न में से सही उत्तर चुनिए। निम्न में से क्या करना है यहाँ पे? निम्न में से सही उत्तर यहाँ पे क्या करना है? चूज करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 69 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि यह निरीक्षण में प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करेगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 70 नंबर में, कह रहा है इसमें कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वे पाराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। क्या करते हैं? उन्हीं के द्वारा जो है निर्देशित होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 71 नंबर। कह रहा है इसमें कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 kg है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 kg होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो देखिए अंतरिक्ष में जो उसका भार हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 0। अंतरिक्ष में उसका भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर। देखिए 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं, इनमें से कौन जो है अर्धचालक है। तो देखिए अर्धचालक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 4। 1 यानी कि सिलिकॉन और 4 यानी कि जर्मेनियम, ये दोनों के दोनों जो है अर्धचालक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 73 नंबर। देखिए निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है यह कण प्रतिकण युग्म है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 74 नंबर। देखिए 74 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 74 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि उपयोग के पश्चात निकला प्लास्टिक थैलियों का कूड़ा सड़क निर्माण हेतु बिटुमिन के साथ मिलकर अपने किस निहित गुण के कारण प्रयुक्त होता है? किस निहित गुण के साथ जो है प्रयुक्त होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक गर्म करने पर नरम हो जाता है और ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन 75 नंबर। देखिए 75 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है,
कह रहा है इसमें कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है शकरकंद। शकरकंद जो है क्या है, एक रूपांतरित जड़ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 76 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह, जिसको कि डायबिटीज़ कहा जाता है। यह जो है वैक्सीनेशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 77 नंबर। देखिए 77 जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि एक सूक्ष्मजीव, कह रहा है इसमें कि एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, एक क्या है, एक क्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 77 का ए, यानी कि यह क्या है, एक यीस्ट है। क्या होता है, एक यीस्ट होता है। उसके बाद 78 नंबर में देखिए कह रहा है यहाँ पे 78 नंबर में 78 थोड़ा सा देखिए ये भी फ्रेंड्स थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ रोग दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है उसका फैक्टर यानी कि कारक दिया हुआ है। तो देखिए 78 का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। खैरा रोग जो है वो क्या हो जाएगा, जस्ते की म्लानता। उसके बाद बी में 3 हो जाएगा। एनीमिया जो है वह किसकी कमी से होता है, लौह की म्लानता की वजह से। उसके बाद जो है सी का 1 हो जाएगा। ग्वाटर गलघोंगा जो है वह क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आयोडीन की म्लानता की वजह से। ठीक है, आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाटर जो है गलघोंगा रोग होता है। और एस्कर्वी जो है वह विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर। देखिए 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि कह रहा है कि एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है, किस रोग का संक्षिप्त रूप है। तो देखिए यह सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है एड्स का पूर्ण रूप हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 80 नंबर में। देखिए 80 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अर्थवर्म। कौन सा वर्म होता है, अर्थवर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88। देखिए 81 माफ़ कीजिएगा 81 यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए 81 में कह रहा है कि कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो देखिए ये सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है, यानी कि 2 और 3 जो है सत्य है। 2 और 3, 2 में है कि इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड व प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोगित होता है। और 3 में है कि इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 82 नंबर। और देखिए 82 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि भूस्थैतिक स्थिति क्या है, भूस्थैतिक स्थिति क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थिर किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 83 है कह रहा है इसमें कि कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है, जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है, यानी कि किसके अधीन जो है यह कार्य करती है। सही हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन जो है कापार्ट काम करती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। और देखिए 84 में यहाँ पे कह रहा है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध था किससे, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था। तो इसका जो संबंध था याद रखिएगा वह लघु एवं मध्यम उद्योग से, लघु एवं मध्यम उद्योग से जो है आबिद हुसैन समिति का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 85 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, असमानता घटाने का उपाय नहीं है। सही हो जाएगा अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन 86 नंबर। देखिए 86 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति का जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो याद रखिएगा वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।
उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 88 नंबर। देखिए 88 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि यदि एक संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। निर्णय जो है निम्नलिखित किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग की राय के अनुरूप। चुनाव आयोग की राय के अनुरूप जो है राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग की राय के अनुरूप राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब 89 नंबर। देखिए 89 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 89 में कह रहा है कि सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में संस्तुतियाँ की थी। यानी कि किसके संबंध में संस्तुतियाँ की थी सरकारिया आयोग? तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 90 नंबर। देखिए 90 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 90 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता जो है भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 91 नंबर, और इसमें कह रहा है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लिस्ट 3 समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो देखिए 92 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का संरक्षण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। देखिए ये अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के द्वारा जो है उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, और देखिए अगला जो क्वेश्चन 93 नंबर में दिया हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है कहाँ पे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत और यूएसए में। कहाँ पे? भारत और यूएसए में। 93 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 94 नंबर कि नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है वह नंदवंश का संस्थापक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 95 नंबर में। देखिए कह रहा है 95 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 95, देखिए कह रहा है इसमें 95, और देखिए कह रहा है इसमें कि इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? बिहार पर अधिकार किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हसमुद्दीन इवाज़ खिलजी। हसमुद्दीन इवाज़ खिलजी को जो है इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग जो है पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है 96 नंबर, और देखिए 96 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था सन 1912 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी में जो है बिहार एवं ओडिशा बंगाल प्रांत के अंग थे, और 1912 ईस्वी जो है बंगाल से अलग होके अंग बन गए थे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब 97 नंबर क्वेश्चन। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? सही आंसर हो जाएगा 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे बना था? बिहार में बना था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 98 नंबर, और देखिए इससे कह रहा है इसमें कि फेल्सपार बिहार के किस ज़िले में पाया जाता है? फेल्सपार बिहार के किस ज़िले में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है, याद रखिएगा, केवल ए तथा बी, यानी कि गया और जमुई। गया और जमुई जो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 99 नंबर, और देखिए 99 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल सागर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी विहार है? सही आंसर हो जाएगा 99 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बक्सर पक्षी अभयारण्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बक्सर पक्षी अभयारण्य विहार। उसके बाद आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए दिया है इसमें कि भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिहार तथा झारखंड। किसकी है संयुक्त सिंचाई परियोजना? तो यह सिंचाई परियोजना है बिहार तथा झारखंड की। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो मॉडल प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है बिहार सब इंस्पेक्टर जो भर्ती आया हुआ है 1275 पोस्ट के लिए, उसके लिए। तो आज जो है हम लोग इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट कवर किए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए,
वहाँ से इसका PDF आप लोग आंसर टिक किया हुआ PDF फ्री में डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।